Hello students, welcome back. Today we are going to start our new chapter, that is kinship, caste and class, early society. Means बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज. इसमें हम बात करेंगे कौन से पीरियड की, फ्रॉम 1600 BCE से लेकर 600 CE तक, सेंचुरी तक. अब इसमें हमने क्या पढ़ना है, पूरा चैप्टर जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, किनशिप, कास्ट एंड क्लास. यानी कि किनशिप क्या होता है, बंधुत्व यानी आपस में रिश्तेदारी, उसके बारे में बात करेंगे. कास्ट के बारे में बात करेंगे, क्लास के बारे में बात करेंगे. पूरे चैप्टर में हमने बात करनी है कि पहले के समय में हमारी जो सोसाइटी थी वो कैसे डिवाइडेड थी. राजा तो जो थे उनकी प्रॉपर्टी पर किसका राइट होता था, डॉटर्स को प्रॉपर्टी पर किसका राइट प्रॉपर्टी, डॉटर्स का जो था प्रॉपर्टी पर राइट था या नहीं. इसके साथ साथ जो वर्ण सिस्टम था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इन सब चीज़ों के बारे में, ये जितने भी पॉइंट्स महाभारत के बारे में मेन हमने इसमें डिस्कस करना है. तो जितनी भी बातें हमने इसमें बात करनी है, डिस्कस करनी है, वो सारी कोई भी उनमें आपके लिए नई चीज़ नहीं है. एवरीथिंग यू नो वेरी वेल. थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सब के बारे में आपने पढ़ा हुआ है. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर जस्ट वांट टू से कि अगर आप वाकई ही इन लेक्चर से बेनिफिट उठा रहे हैं तो सपोर्ट मी आल्सो. अब आप मेरी सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, बाय सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग माय चैनल. ओके, नाउ कम टू चैप्टर. अब हम बात करते हैं इसमें कि हमने अभी कहा कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द कास्टिज्म, कि हमारी सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, किस तरीके से कास्टिज्म था, कैसे जो थे उनके रहने सहने का तरीका सब क्या था, राइट. अब हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इतिहास को समझने के लिए, हिस्ट्री को समझने के लिए, कौन सी हिस्ट्री, कौन से समय की हम बात करेंगे, 600 BCE से लेकर 600 सेंचुरी तक की. अब इस समय में, इस सब समय के इतिहास को जानने के लिए, उनके बारे में पढ़ने के लिए हिस्टोरियंस ने किस चीज़ का सहारा लिया, इंस्क्रिप्शंस का. इंस्क्रिप्शंस को पढ़ के उन्हें ये मालूम पड़ा कि इस समय में इकोनॉमी कैसी थी, नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स कैसे थे, सोशल बिहेवियर कैसा था, ये सारी चीज़ें. इन सब में जो मेन चीज़ आती है दैट इज़ महाभारत. महाभारत हमें उस समय की हर चीज़, उस समय के सोसाइटी के नॉर्म्स, उस समय की सोसाइटी की क्लासिफिकेशन, किस तरीके से जो थे रिलेटिव्स जो थे वो कैसे आपस में टाई अप होते थे, उन सब चीज़ों के बारे में हमें इस महाभारत से मालूम पड़ता है. अब महाभारत क्या है, महाभारत इज अ वन ऑफ मोस्ट क्लोजल एपिक. क्लोजल एपिक मीन्स महाकाव्य. महाभारत कंप्लीट कोई थोड़े दिनों में नहीं हुई, इसको कई हजारों साल इसको कंप्लीट करने में लगे. अब 1000 साल अगर इसमें को कंप्लीट करने में लगे हैं तो इट मीन्स कि इसमें बहुत सारे वर्सेस होंगे, बहुत सारे श्लोक होंगे. अब एपिक जो एट प्रेजेंट है उसमें 1000 से उसमें जो है 10,000 से भी ज़्यादा श्लोक हैं और वर्सेस हैं. अब ये जो श्लोक महाभारत में दिए गए हैं, ये श्लोक, ये जो वर्सेस उस समय की अलग अलग सोशल कैटेगरीज और सोशल सिचुएशंस को बता रही हैं कि सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी, उस समय सोशल जो व्यवस्था थी वो कैसी थी. 1919 में VS सुधांकर, इसने क्या किया, इसने ये अपने साथ कुछ और लोगों को भी जोड़ा और मिलकर कंपाइल्ड संस्कृत महाभारत एज क्रिटिकल एडिशन. इन्होंने जितने भी वर्सेस थे शुरू से चलते आ रहे जो महाभारत के बने हुए थे, उन सभी वर्सेस को कंपाइल करके एक क्रिटिकल एडिशन तैयार करने की ठानी. क्रिटिकल एडिशन मीन्स आलोचनात्मक संस्करण. इन्होंने क्या किया, जितने भी हर उसमें कॉमन वर्सेस थे, कॉमन जो श्लोक थे, उन सबको इकट्ठा कर लिया. उन सबको इकट्ठा करके फिर एक प्रोजेक्ट तैयार किया, एक क्रिटिकल एडिशन तैयार किया. इस क्रिटिकल एडिशन को या इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना समय लगा, लगभग 47 ईयर्स. और ये जो एडिशन तैयार हुआ इसमें कितने पेजेस थे, 13,000 पेजेस. ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है कि किसने इसको कंपाइल किया, हाउ मेनी ईयर्स इट टुक एंड हाउ मेनी पेजेस आर देयर. अब ये जो संस्कृत थी, जो पहले ये महाभारत लिखी हुई थी, या ये है, इट वाज रिटन इन संस्कृत बाय एंड फॉर द ब्राह्मणास, कि ब्राह्मणों के द्वारा ही लिखे गए थे ये श्लोक और ब्राह्मणों के लिए ही लिखे गए थे, क्योंकि उस समय में जो संस्कृत लैंग्वेज थी उसकी नॉलेज किसको थी, ब्राह्मण को. अब फिर नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें आता है, ये तो हो गई महाभारत की बात. महाभारत में साथ ही हम इसमें पढ़ेंगे कौरव और पांडवों के बारे में.
अब हम बात करते हैं किनशिप एंड मैरिज, मैनी रूल्स एंड वैलिड प्रैक्टिसेस की। उस समय में महाभारत से हमें क्या मालूम पड़ता है कि उस समय में जो रिश्तेदारी थी, जो आपस में रिलेशंस थे, वो कैसे टाई अप होते थे, मैरिजेस कैसे होती थी, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन थे जिनको फॉलो किया जाता था। फैमिलीज जो थी आर द पार्ट ऑफ ग्रेटर नेटवर्क ऑफ द पीपल दैट मे बी डिस्क्राइब्ड एज रिलेटिव्स, टू यूज मोर टेक्निकल टर्म किनफॉक, यानी जो फैमिलीज थी, बड़ी फैमिलीज हुआ करती थी, उनके आपस में ही रिलेशंस होते थे, जिसके अब उस पूरी फैमिली को अगर टेक्निकल टर्म में डिवाइड किया जाए तो किस नाम से जाना जाता था, किनफोल, यानी जिसको हम कहते हैं कुल, कौन से कुल के हैं, कौन से वंश के हैं। क्लियर। अब इसी में ही जो उस समय में द आइडल ऑफ पैट्रिलिनिटी यानी पितृवांशिक व्यवस्था, हमने बात की थी कि इसमें हम पढ़ेंगे कि कितनी तरह के रूल्स थे, किस तरह से विभिन्न प्रथाएं थी जो थी वैलिड प्रैक्टिसेस थी, और इसके साथ ही हमने वहाँ के सोशल कैटेगरीज और सिचुएशंस की भी बात की थी कि इसको भी हम इससे समझेंगे महाभारत के थ्रू। अब उस समय में महाभारत से ही हमें मालूम पड़ता है कि उस समय पितृवंशिक व्यवस्था थी। पितृवंशिक या पैट्रिलिनिटी का मतलब क्या है कि सरनेम पिता का होता था, पुरुष प्रधान समाज था, राइट। अब महाभारत इज अ स्टोरी ऑफ चेंजिंग रिलेशन। महाभारत में किसके बारे में बताया गया, एक चेंजिंग रिलेशन, बदलते हुए जो संबंध हैं, कैसे धीरे धीरे बदलना शुरू हुए थे, उनके बारे में सॉरी बात की गई है। इस स्टोरी में कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, तनाव दिखाया गया है, किस किस के बीच में, कौरवों और पांडवों के बीच में। कौरव और पांडव आपस में क्या थे, दे वर द कजन, राइट। अब ये जो कौरव और पांडव थे, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट किस चीज़ को लेकर था, लैंड और पावर, भूमि को लेकर और सत्ता में आने के लिए कि कौन अगला राजा बनेगा, राइट। अब महाभारत जो है इसमें किस चीज़ पर जोर डाला गया, इन्फोर्स अगेन द आइडिया ऑफ पैट्रिलिनी यानी पितृवंशिक, जिसका मतलब क्या होता है, इट कैन कम एज एन 1 मार्क क्वेश्चन कि पितृवंशिक व्यवस्था क्या है और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैट्रिलिनिटी, जिसमें पिता की प्रॉपर्टी पर पूरा राइट किसका होता है, सिर्फ सन का। और कुछ केसेस में ऐसा भी है कि सन की डेथ के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी और राजा भी, जो राज्य होता है वो भी किसके पास चला जाता है, पुत्र के पास, यानी बेटा ही उनका अगला उत्तराधिकारी, उसकी सारी संपत्ति, सारी प्रॉपर्टी किसके नाम होगी, सिर्फ बेटों के नाम। अब ऐसे में डॉटर्स के पास कोई भी ऐसा राइट नहीं था कि वो पेरेंटल प्रॉपर्टी पर किसी तरह का क्लेम कर पाए, यानी केवल पेरेंटल प्रॉपर्टी, माता और पिता की जो प्रॉपर्टी थी वो किसकी होती थी, बेटे की। बेटी को उनमें किसी भी तरह का कोई भी राइट नहीं दिया जाता था। देन मैरिज के क्या रूल्स थे उस समय में, शादियां कैसे की जाती थी। जो मैरिज थी डॉटर्स की होती थी पॉसिबल आउटसाइड द किन, नोन एज एक्सोगेमी। मोस्टली जो थे उस समय में विवाह जो थे, शादी जो थे, अपने ही रिलेटिव्स में, अपने ही रिश्तेदारों में किया जाता था, अपने ही किन फॉक यानी कुल में करते थे, गोत्र जिसको हम बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल मिले हैं जिसमें मैरिजेस जो थी बाहर के रिश्तेदारी में, जो हम कहते हैं ना आउट ऑफ कास्ट, उसमें भी की गई हैं। तो अगर वो आउट ऑफ कास्ट होती थी तो उसको क्या बोला जाता था, नोन एज एक्सोगेमी। एक्सोगेमी मीन्स विजातीय विवाह, यानी अपनी जाति से, जाति के बाहर के लोगों से शादी। ऑल द रूल्स वर अरेंज, जितने भी शादी के जो नियम थे, मैरिज के जो रूल्स थे, वो किस में लिखे गए थे, संस्कृत में। और कहाँ लिखे गए थे, नोन एज धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक 2 टेक्स्ट हैं, इन्हीं में ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं कि मैरिजेस के रूल क्या है। इनके ये जो धर्मशास्त्र है और धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र है, इसमें मैरिज की 8 फॉर्म्स बताई गई हैं, 8 तरीके, 8 प्रकार बताए गए हैं। इनमें से जो फर्स्ट 4 फॉर्म्स हैं वो क्या है, दैट कंसिडर्ड गुड, उनको अच्छा बताया गया है। लेकिन जो रिमेनिंग 4 हैं उनको, उन डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैरिजेस को कंडेमड किया गया है। कंडेमड मतलब उनकी निंदा की गई है, उनको सही नहीं बताया। मे बी ये प्रैक्टिसेस उन लोगों के द्वारा अपनाई जाती थी जो फर्स्ट 4 के खिलाफ थे, जो फर्स्ट 4 को फॉलो नहीं करते थे।
फिर इसमें दूसरा, जब शादी के रूल्स वगैरह रेगुलेशन की बात होती है तो जब मैरिज डिसाइड की जाती थी तो उसमें गोत्र देखा जाता था। अब ये गोत्र क्या था? गोत्र ऑफ द वुमेन। हम आज भी गोत्र की बात करते हैं, आम आपके समाज में भी बात होती होगी, आपके घरों में भी बात होती होगी कि इस गोत्र के हैं या हमारे गोत्र के नहीं हैं, राइट। तो वो जो गोत्र वर्ड है वो उस समय विमेन के लिए भी क्या था, मोस्ट प्रोबेबली आज भी ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में काफ़ी हद तक है, पूरी तरह से नहीं रिमूव हो पाई हैं। तो उस समय तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलित था कि शादी के बाद जो विमेन थी अपने साथ अपना गोत्र हटाकर, उसको हटाकर उसे अपने हस्बैंड की, अपनी इन लॉज की फैमिली का गोत्र लगाना होता था। ये चीज़ें कब से शुरू हुई थी? फ्रॉम 100 BCE। ये जो गोत्र थे ये 100 BCE से शुरू हुए। ये गोत्र, ईच गोत्र वाज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ अ वैदिक सीर, किसी ना किसी वैदिक ऋषि के नाम के साथ होता था, यानी कोई ना कोई वैदिक ऋषि था जिसके आधार पर ये गोत्र बने होते थे। और जिस भी व्यक्ति के आगे वो गोत्र लगता था ये माना जाता था कि वो उस ऋषि के वंशज हैं, उनके वंश से आए हुए हैं। तो इसी तरीके से देयर वर 2 इम्पॉर्टेंट रूल्स फॉर गोत्र। गोत्र के 2 इम्पॉर्टेंट नियम थे। अब तो पहले तो हमने बात की कि गोत्र एग्जिस्टेंस में कैसे आए। इट कैन आल्सो कम एज एन क्वेश्चन। गोत्र एग्जिस्टेंस में कब आए थे? फ्रॉम 100 BCE, राइट। अब इस और किसके आधार पर होते थे कि ये ऋषियों के नाम पर, वैदिक ऋषियों के नाम पर डिसाइड किए जाते थे, और जिसके आगे जो गोत्र लगता था उसे क्या माना जाता था? उस वंश का वंशज, यानी उस ऋषि का वंशज माना जाता था। अब देयर वर 2 इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ गोत्र। उस समय में गोत्र के 2 इम्पॉर्टेंट रूल थे। वो रूल क्या थे? सबसे पहला था वुमेन्स वर एक्सपेक्टेड टू अडॉप्ट गोत्रा ऑफ देयर हस्बैंड आफ्टर देयर मैरिज, कि मैरिज के बाद उन्हें अपना पेरेंटल जो गोत्र था उसको छोड़कर कौन से गोत्र को अपनाना होता था? अपने हस्बैंड के। इसके अलावा मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्रा कुड नॉट मैरिज विद ईच अदर। एक ही गोत्र की 2 फैमिलीज आपस में जो थी मैरिज नहीं कर सकती थी। हम आज भी देखते हैं कि आप लोगों को भी पता होगा, आपके घरों में भी अक्सर होता होगा कि कोई शादी होती है तो ये कहते हैं कि इतनी पीढ़ी तक आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, जन्म पत्रियां मिलाई जाती हैं, राइट। तो वो क्या है, ये चीज़ उस समय भी थी कि सेम फैमिली में, सेम गोत्र में कोई भी जो थी शादी नहीं की जाती थी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वर मदर इंपॉर्टेंट, कि क्या माताओं का कोई महत्व था? अगर हम सातवाहना रूलर्स की बात करें तो सातवाहना रूलर्स ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने अपना सरनेम जो था वो मदर साइड का लगाया था, मदर के गोत्र को वो लोग अपनाते थे। तो उसे किस नाम से जाना जाता था? दैट वाज नोन एज मेट्रोनाइमिक्स, यानी मातृनामिक, माता का नाम उनका आगे चलता था, माता का वंश चलता था। लेकिन उनमें भी, वहाँ भी जो प्रॉपर्टी पर राइट था, या जो अगला राजा होता था वो कौन होता था? उनका बेटा, यानी कि सिर्फ बेटे को ही प्रॉपर्टी में राइट था, बेटी को यहाँ भी प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं था। अब बात आती है कि वहाँ उस समय में किस तरह के सोशल डिफरेंसेस पाए जाते थे, सोसाइटी कैसी थी, क्या समाज में कोई अंतर पाया जाता था, कोई विभिन्नताएं पाई जाती थी या नहीं। अब इस सिस्टम के बारे में सारी चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैं, कोई भी रूल रेगुलेशन जो समय थे, दैट रिटन इन धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र, इन दोनों पर ही, दोनों में ही ये सारे सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन है। अब इन दोनों के आधार पर, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के आधार पर ये पाया गया कि यहाँ पर इनमें जो था सोसाइटी को 4 वर्णों में या 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया। अब वो 4 क्लासेस या 4 वर्णा कौन से हैं जिनके बारे में आपको ऑलरेडी मालूम है, ऑल ऑफ यू हर्ड अबाउट दैट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण थे उनका काम, उनको सोसाइटी में हाईएस्ट स्टेटस मिला हुआ था, वो टीचिंग वेदास जो थे वो आगे बच्चों को पढ़ाते थे, बच्चे होते कौन थे? राजकुमार वगैरह, राइट, उनको टीचिंग देते थे। इसके अलावा अगर राजा को जरूरत पड़ती थी तो उनके सजेशन देने का काम भी कौन करते थे? ब्राह्मण। जो क्षत्रिय थे केवल वही राजा बनते थे, राजा बनने का अधिकार किसको होता था? केवल क्षत्रिय को, यानी वही बच्चा राजा बनता था जिसका जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ है।
इसके अलावा अगर उसका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ तो कभी राजा नहीं बन सकता। अगर वो वैश्य फैमिली में जन्म लिया है या शूद्र फैमिली में जन्म लिया है तो कभी भी राजा नहीं बन सकता। तो ये काम जो थे वो फिक्स थे, ऑक्यूपेशन भी, राइट। अब शूद्रस का काम क्या था? शूद्रस केवल क्या करते थे, इन तीनों के लिए, जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, इनको अपनी सेवाएं देते थे, यानी हमेशा इन्हीं का जो छोटे काम होते हैं वो सारे काम शूद्रस के द्वारा किए जाते थे। तो ये बात हो गई सोसाइटी डिवीजन की। इट इटसेल्फ कम एज क्वेश्चन, ये आपका अपने आप में ही एक क्वेश्चन है। अब फिर नेक्स्ट आते हैं कि क्या हमेशा, हमने यहाँ बात की कि ऑलवेज जो थे क्षत्रिय कुड बी द किंग, केवल क्षत्रिय ही राजा बन सकते थे, तो क्या ऐसा हमेशा होता था? अगर इतिहास को उठाकर देखा जाए, हिस्ट्री देखी जाए, तो वर ओनली क्षत्रिय बिकेम द किंग? अगेन इट्स योर क्वेश्चन। क्या केवल सदैव क्षत्रिय ही राजा होते थे? नहीं। इसका आंसर क्या आएगा? नो, हमेशा क्षत्रिय नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे, अगर हम इतिहास को देखें तो हमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिले हैं जो एक सक्सेसफुल रूलर्स हुए हैं लेकिन उनके बैकग्राउंड जो है वो क्षत्रिय नहीं थे। ये बताते हैं कि वो कभी भी क्षत्रिय खानदान से, क्षत्रिय वंश से उनका संबंध नहीं रहा है। जैसे कि एज पर द शास्त्रास ओनली क्षत्रिय कुड बी द किंग, बट मेनी इंपॉर्टेंट रूलिंग लाइनेजेस प्रोबेबली हैड डिफरेंट ओरिजिन। उनका जो ओरिजिन है, उनका जन्म स्थान जो है, उनका जन्म का जो गोत्र है या वंश है वो अलग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मयूरियन डायनेस्टी, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य जो थे, जितने भी चंद्रगुप्त मौर्य और जो हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किए, ये लोग क्षत्रिय नहीं थे, राइट। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्या बताया गया है कि जो मौर्यन थे, मौर्यन को क्षत्रिय बताया गया है, लेकिन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में, जो ब्राह्मणों के द्वारा लिखा हुआ टेक्स्ट है, उनमें क्या बताया गया कि दे बिलोंग्स टू द लो ओरिजिन, लो कास्ट से संबंध रखते थे। यानी लो कास्ट मीन्स कौन सी कैटेगरी से संबंध रखते थे? विद द शूद्रास, यानी वो शूद्रास से बिलोंग करते थे। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, शक। शाकस जो थे वो कहाँ से आए थे? दे अराइव्ड हियर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से आए थे। और उन्हें किस नाम से जाना जाता था, या उन्हें किस नाम से मेंशन किया गया है हमारे जो टेक्स्ट है उनमें? एज मल्लेच और बर्बर। मल्लेच कौन होते हैं? जो खाना बदोश की जिंदगी जीते हैं, राइट। फिर अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन, एक और इंस्क्रिप्शंस को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें एक और उदाहरण मिलता है, एक और एग्जांपल मिलता है। ये जो दैट इज रुद्रदमन। कौन सी इंस्क्रिप्शन की हम बात कर रहे हैं? रुद्रदमन जो था, सॉरी, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन, एक पुरानी इंस्क्रिप्शन, पहली इंस्क्रिप्शन के आधार पर हम क्या कह सकते हैं? एक और एग्जाम्पल है, दैट इज ऑफ द रुद्रमन। अब रुद्रदमन कौन था? रुद्रदमन शाका का बेस्ट रूलर था और उसने जो था सुदर्शन लेक को रीबिल्ट किया था, सुदर्शन लेक को दोबारा मुरम्मत वगैरह करवाकर उसे सही किया था। अब ये चीज़ क्या बताती है कि अगर उसने सुदर्शन लेक को सही किया, इट मीन्स उसके पास जो सांस्कृतिक हमारी जो ट्रेडिशंस थी उसकी नॉलेज भी उसे थी, राइट। अब ये जितने भी रूलर्स हैं जिनके हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, ये इनकी जो बैकग्राउंड है वो क्षत्रिय बैकग्राउंड नहीं है। ये मैक्सिमम, इनमें से ज़्यादातर जो रूलर्स हैं वो बिलोंग करते थे शूद्रास फैमिली को, राइट। अब इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं जो हमें ये बताता है कि हमेशा शूद्र ही राजा नहीं होते थे। एक और एग्जाम्पल कौन सा है? दैट इज गौतमी पुत्र सिरी सातकनी। गौतमी पुत्र, अब ये इसमें जो सिरी सातकनी है, ये भी कौन था? ही वॉज आल्सो वेल नोन रूलर। सातवाना रूलर्स में ही इसका भी नाम आता है। ये अपने आप को क्या मानते थे? हु क्लेम टू बी बोथ अ यूनिक ब्राह्मण, अपने आप को एक अनूठा, एक अलग ब्राह्मण मानते थे, एक ऐसा ब्राह्मण मानते थे जो कि क्षत्रियों का नाश करने वाला था, जो कि क्षत्रियों की जो वंश था उसको समाप्त करने वाला था। तो ये अपने आप को क्षत्रियों से भी बेहतर मानते थे, राइट, क्योंकि ये अपने आप को एक अनूठा ब्राह्मण कहते थे। तो ये हमें क्या बताता है? ये सारे एग्जाम्पल जितने हमने किए ये हमें ये बताते हैं कि केवल क्षत्रिय ही राजा नहीं रहे हैं, सक्सेसफुल रूलर्स जो है वो लो कास्ट से लोग भी आए हैं जो सक्सेसफुल रूलर्स के रूप में उभरे।
अब ये पता कैसे लगाया जाता था कि कौन सा व्यक्ति किस जाति से संबंधित है, यानी जात के आधार पर जाति जो थी उसका डिसीजन कैसे होता था। अब जाति वाज बेस्ड ऑन द बर्थ, यानी जिस फैमिली में आपका बर्थ हुआ वही आपकी कास्ट, वही आपकी जाति मान ली जाती थी। मान लीजिए किसी का जन्म शूद्र फैमिली में हुआ है तो वो शूद्र हो जाता था। अगर किसी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है तो वो बच्चा बड़ा होकर क्या बनता था, ब्राह्मण, राइट। तो इस तरीके से उनका बर्थ किस फैमिली में हुआ है उसके आधार पर जाति डिसाइड होती थी। अब जातियाँ कितनी तरह की होगी इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं थी, कितने नंबर की थी, कितनी थी, संख्या में कितनी थी, इस पर कोई भी जो बाउंडेशन या लिमिट नहीं थी। अब जो लोग जंगल में रहते थे उनको किस नाम से जाना जाता था, देवर नॉन एज निषाद। निषाद कौन होते हैं, जो जगह जगह घूमते रहते हैं, खाने की तलाश में, शिकार के लिए इधर उधर घूमते हैं, राइट। अब जाति जो थी मेनली कौन सी, किसको जाति कहते थे, कि पीपल शेयरिंग द कॉमन वे ऑफ लिविंग, कॉमन ऑक्यूपेशन, वो अपने आप को एक ही ग्रुप में डिवाइड कर लेते थे, एक कैटेगरी में बना लेते थे, या जिसको हम कह सकते हैं शेरेनीज और गिल्ड, यानी समुदाय या समाज में। जैसे मान लीजिए कोई लोहे का काम करने वाला है तो जितने भी लोग लोहे का काम करने वाले वो कौन हो गए, लोहार, ब्लैक स्मिथ्स, राइट। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई और खेती का काम करने वाले हैं तो वो सारे कौन हो गए, कृषक, फार्मर्स, तो उनका एक समुदाय बन गया, एक अलग जाति हो गई। तो उनके काम के आधार पर भी उनकी जातियां जो थी वो डिसाइड की जाती थी। अब इन चार जो हमारे वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, क्या इनके अलावा कोई और भी वर्ण थे? यस। वो वर्ण कौन से थे, जो इन चारों कैटेगरीज में नहीं आते थे, जिनके काम इन चारों कैटेगरीज में नहीं आते थे, चारों वर्णों में नहीं इंक्लूड होते थे, उनको दूसरी कैटेगरीज में रखा जाता था। उनके लिए कौन सी जाति थी, उनमें से मेन आता है चंडाल्स। अब चंडालों का काम क्या होता था, चंडाल क्या करते थे, उनका काम था जो डेड बॉडीज होती है उनको लेकर जाना, दैट इज कॉर्प्स, यानी कि डेड बॉडीज को जो उठाकर लेकर जाते हैं या उनको उनका संस्कार करते हैं, या डेड एनिमल्स को उठाकर लेकर जाना, उन्हें दबाना, ये काम किसका होता था, चंडाल लोगों का। मनुस्मृति के अनुसार चंडाल की जो ड्यूटीज थी, जो कार्य थे, वो फिक्स होते थे, राइट। अब आपने ये देखा इसमें मनुस्मृति का नाम बार बार आ रहा है, कुछ नाम है जो बार बार इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, दैट इज यू कैन से दैट इज मनुस्मृति। इसके अलावा धर्मसूत्रा, धर्मशास्त्रा और मेन महाभारत, ये 4 नेम हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब मनुस्मृति में के अनुसार जो चंडाल थे उनकी ड्यूटीज फिक्स होती थी और चंडालों के रहने की जगह भी अलग होती थी। वो आम समाज के साथ या जो दूसरे लोग थे उनके साथ नहीं रहते थे। चंडालों को कहाँ रहने के लिए कहा जाता था, लिव आउटसाइड द विलेज, विलेज के बाहर की तरफ वो रहते थे। और यूज रिजेक्टेड यूटेंसिल, जो ब्राह्मण या वैश्य या क्षत्रिय, जो इनके द्वारा छोड़े हुए जो बर्तन होते थे, यूटेंसिल्स होते थे, जो ये लोग रिजेक्ट कर देते थे, उनको चंडाल यूज करते थे। इसके अलावा वो क्लोथ्स भी कौन से पहनते थे, क्लोथ्स ऑफ द डेड। हमने ऊपर पढ़ा कि उनका काम क्या था, डेड बॉडीज को लेकर जाना। तो जो डेड बॉडीज के ऊपर से कपड़े उतारे जाते थे उन कपड़ों को वो लोग पहनते थे। एक्सेप्ट दैट उन्हें ऑर्नामेंट, अगर वो उन्हें आभूषण भी पहनने होते थे तो वो कौन से पहनते थे, ऑर्नामेंट मेड अप ऑफ आयरन, आयरन के ऑर्नामेंट्स पहना ही उन्हें अलाउड था। Then they were not allowed to roam इन द विलेज एट नाइट, रात के समय में उन्हें गांव में इधर उधर घूमने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि लोग उनसे बचते थे। उस समय में जो टच करना, ब्राह्मण, जो क्षत्रिय, ये लोग इनसे दूर रहते थे, इसीलिए इनका एरिया भी अलग होता था। तो फायन ने मेंशन किया है कि अनटचेबल हैड टू साउंड अ क्लैपर इन द स्ट्रीट टू कीप देमसेल्व्स अवे। अगर वो गलियों में, गाँव की गलियों में अगर वो घूमते भी थे स्ट्रीट्स में, तो वो साथ में क्लैपर क्या होता है, जैसे एक वो कर ताल, यानी हाथों की ताल जैसे होती है, इस तरह से वो होते हैं। तो वो हाथों की ताल या ताली बजाते हुए या हाथ में कुछ ऐसा लेके उनको बजा के, ताकि दूसरे को पहले से ही पता चल जाए कि उस रास्ते से या उस गली से चंडाल आ रहे हैं और वो लोग अपने आप को दूर रख पाएं, राइट। और खुद को आम लोग, क्योंकि उस समय में ये माना जाता था कि अगर ये लोग किसी ब्राह्मण को टच कर गए तो ब्राह्मण का धर्म खराब हो जाएगा, राइट। तो इसलिए ये लोग अपनी प्रेजेंस जो थे, अपनी करताल, अपनी क्लैपर्स के द्वारा अपने आने की सूचना दूसरों को देते थे, ताकि वो दूसरों से अलग रह सके, दूर रह सके, राइट। अब ये तो बात हो गई चंडाल के क्या क्या काम थे। ये भी अपने आप में आपका एक क्वेश्चन है कि क्या इन 4 वर्न्स के अलावा कोई और कैटेगरीज भी थी।
देन अब आ जाता है कि जो प्रॉपर्टी होती थी, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता था। अर्लियर आल्सो वी हैड डिस्कस्ड कि प्रॉपर्टी में बेटों का अधिकार ज़्यादा था। अब ये जो प्रॉपर्टी की डिवीज़न थी किस आधार पर की जाती थी, देयर वर द टू बेसिस फॉर दैट डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टी। कौन कौन से बेसिस हैं, अगेन इट्स अ क्वेश्चन कि किस आधार पर जो प्रॉपर्टी थी वो डिवाइड होती थी, संपत्ति पर अधिकार होता था। वन बेस वाज द जेंडर बेसिस, सेकेंड वॉज द वर्ना बेसिस। जेंडर बेसिस एज अर्लियर वी हैव डिस्कस कि मनुस्मृति के अकॉर्डिंग ये चीज़ें मनुस्मृति में बताई गई हैं कि पेरेंटल प्रॉपर्टी जो थी केवल जितने भी सन थे, 1 सन हो या 4 हो 3 हो, जितने भी होते थे किसी राजा के या आम लोगों के भी, तो पेरेंटल प्रॉपर्टी को सभी बेटों के बीच में इक्वली डिवाइड होता था। लेकिन जो सबसे एल्डेस्ट बेटा होता था, सबसे बड़ा, उसको थोड़ा सा ज़्यादा शेयर दिया जाता था। इसके अलावा विमेंस को प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं था, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है। लेकिन विमेन की जो अपनी उसकी प्रॉपर्टी होती थी, जिसको कि स्त्री धन बोला जाता है, जो उसके अपने ऑर्नामेंट्स वगैरह होते थे उसको स्त्री धन कहा जाता है, तो वो उस प्रॉपर्टी पर विमेन का राइट होता था। इवन उसके हस्बैंड भी वो वाली प्रॉपर्टी जो ऑर्नामेंट्स और जो कि स्त्री धन में इंक्लूड होते थे, उस प्रॉपर्टी पर उसके हस्बैंड भी किसी तरह कोई क्लेम नहीं कर सकते थे। ये तो बात हो गई जेंडर के आधार पर। अब होती है वर्ण के आधार पर। वर्ण के आधार पर क्या था कि जो ब्राह्मण थे, रूलर इस बात की फेवर में थे, ब्राह्मणों को हमेशा रूलर्स का सपोर्ट भी मिलता रहा है। अब ब्राह्मण जो थे वो उनके फेवर में हमेशा रूलर्स रहे हैं, या ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की फेवर में। और सिर्फ सोसाइटी में अगर रिच होने का अधिकार, अमीर बनने का अधिकार अगर किसको था, तो वो केवल किन लोगों का था, ब्राह्मण और क्षत्रियस को, राइट। इसके अलावा बुद्धिस्ट जो हैं, ये तो हो गया हमारा ब्राह्मणिकल आइडिया। बुद्धिस्ट जो हैं इस आइडिया को निग्लेक्ट करते हैं, इसको रिजेक्ट करते हैं। उनका ये मानना है कि जन्म के आधार पर स्टेटस को कभी भी डिसाइड नहीं करना चाहिए। हमेशा किस आधार पर कैटेगरी बननी चाहिए, जाति किस आधार पर डिसाइड होनी चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ कर्म। कर्म कैसे, उसके आधार पर, राइट। अब क्या जो प्रॉपर्टी थी, एन अल्टरनेटिव सोशल सिनारियो शेयरिंग वेल्थ। सोशल सोसाइटी में क्या सिनारियो था प्रॉपर्टी को डिवाइड करने का, कि किस तरीके से, कि कौन अमीर है कौन गरीब। जो रिच पीपल होते थे उनको हमेशा रिस्पेक्ट मिलता था सोसाइटी में। क्यों मिलता था? क्योंकि सोसाइटी पेड इट्स रिस्पेक्ट टू द पीपल हु डोनेटेड जेनरसली, वेयर एज Miser wanted to hold wealth for himself, not liked in society. समाज में जो लोग दान करते थे, दूसरों की हेल्प करते थे पैसे में, उनको हमेशा एक रिस्पेक्टफुल नज़रिए से देखा जाता था। लेकिन जो कंजूस होते थे, जो प्रॉपर्टी को केवल अपने लिए बचा कर रखते थे, किसी की हेल्प नहीं करते थे अपनी प्रॉपर्टी से, उनको सोसाइटी जो थी वो पसंद नहीं करती थी, उनसे घृणा करती थी, राइट। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीफ्स यानी रूलर्स हुए हैं देयर अबाउट 2000 ईयर्स एगो, जो कि पैट्रनाइज द पोएट्स, जिन्होंने पोएट्स को, जो कवि उन राजाओं की, उन रूलर्स की, उन चीफ्स की प्रेज में लिखते थे, उनको भी वो लोग जो थे गिफ्ट करते थे, या उनको भी वो लोग पैसे जो थे वो देते थे, उनको भी प्राइजेस दिए जाते थे, राइट। ये क्या होता था? जस्ट एक उनको बकअप करने के लिए कि उन्होंने राजा की प्रेज की है, और राजा जो था उससे खुश होकर उन्हें इनाम देता था, राइट। तो ये बात हो गई कि कैसे जो थी प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होती थी, एज वेल एज रिच और पुअर, किसको सोसाइटी में रिस्पेक्ट दी जाती थी, किस आधार। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो इस बात को लेकर आता है कि जितने भी जो इतिहासकार थे, जो हिस्टोरियंस थे, वो जब टेक्स्ट लिखते थे, या टेक्स्ट को जब एनालाइज करते थे, पढ़ते थे, समझते थे, तो किन किन कंपोनेंट, किन किन पहलुओं पर ध्यान देते थे, ये अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन है। तो किन किन चीज़ों को वो कंसिडर करते थे? सबसे पहले लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया, क्योंकि लैंग्वेज के आधार पर मालूम पड़ता था कि ये किस समय की हो सकती है। देन ऑथर, लिखने वाले कौन थे। अब लिखने वाले कौन थे, किस समय के थे, उससे हमें पता चलता है कि उस समय में ये सब कुछ था। देन कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट, किसके बारे में लिखी गई है, किसी राजा की प्रेज की गई है, वहाँ के सोशल कंडीशंस के बारे में बताया गया, क्या बताया गया, उससे हमें पता चलता था। देन ऑडियंस,
ऑडियंस में इसके जो श्रोता थे, सुनने वाले, पढ़ने वाले, वो कौन लोग थे, एजुकेटेड पीपल थे, अनएजुकेटेड थे, कौन सी लैंग्वेज को वो समझते थे। देन काइंड ऑफ टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है किस प्रकार की, जो ग्रंथ लिखा वो किस तरह का है, क्या कोई ऐसा है जो आपको कोई लेसन सिखा रहा है, कोई उपदेशात्मक है, या कहीं कोई स्टोरीज के बारे में, वहाँ के सोशल कंडीशंस के बारे में बताने वाला टेक्स्ट है। आफ्टर दैट दे सी, दे जस्ट वांट टू नो कि वेयर, प्लेस वेयर दे हैव बीन कंपोज, कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो ग्रंथ है, ये कहाँ पर लिखा गया, कौन से प्लेस पर इसे लिखा गया, एज वेल एज टाइम, कि कब लिखा गया, उसका समय क्या था लिखने का, क्योंकि समय से हमें पता चलता है कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो ग्रंथ है, किस राजा के समय में लिखी गई या कौन सा टाइम पीरियड था जिसमें ये लिखा गया। तो ये सारा आपका किस में आ जाएगा, रिगार्डिंग द एलिमेंट्स और द कंपोनेंट्स जो हिस्टोरियंस जो थे कंसिडर करते थे किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करते हुए। अब बात आती है भाषा और विषय वस्तु की, लैंग्वेज एंड कंटेंट। किसके लैंग्वेज एंड कंटेंट की बात करें हम, महाभारत की। महाभारत जो है बेसिकली इट इज रिटन इन संस्कृत। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है। लेकिन हाउएवर द संस्कृत रिटन इन महाभारत, लेकिन जो महाभारत की संस्कृत है और जो वेदास है, हमारे वेद जो संस्कृत में लिखे हुए हैं, दोनों में बहुत अंतर है। महाभारत की संस्कृत वो बहुत इजी संस्कृत है, जबकि वेदास की संस्कृत या जो प्रशास्ति थी, प्रशास्ति जिसमें किसी राजा की प्रेज की जाती थी, उनकी जो संस्कृत थी दैट वाज टफ। अब इसको इस तरीके से हिस्टोरियंस ने कंटेंट के आधार पर, इतिहासकार जो हैं इसके कंटेंट, इसके पहलू के आधार पर महाभारत को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है, एक कैटेगरी है नैरेटिव सेक्शन यानी आख्यान, और जिसमें क्या होता था, कंटेन स्टोरीज, जिसमें कहानियां बताई होती थी। दूसरा था डाइडेक्टिव सेक्शन, उपदेशात्मक। इसमें किस बात की बात की जाती थी, कंटेंट प्रिस्क्रिप्शंस अबाउट सोशल नॉर्म, सामाजिक मापदंड, समाज के नियम क्या थे, रूल्स क्या थे, उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता था। ये अगेन इट्स योर क्वेश्चन कि कितने कंटेंट के आधार पर महाभारत को कितने टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। अब बात फिर हिस्टोरियंस जो हैं, इतिहासकार क्या मानते हैं कि महाभारत जो एक ड्रामेटिक स्टोरी थी, पहले नाटकीय रूप से लिखी गई, बाद में उसमें डायडेक्टिव पोर्शन जो था वो जोड़ा गया। डायडेक्टिव पोर्शन मीन्स जिसमें सोशल नॉर्म्स, जो उस समय समाज में क्या होता था, किस तरीके के उनके रूल्स रेगुलेशन थे, उन सब चीज़ों को बाद में महाभारत में जोड़ा गया। इन अर्ली संस्कृत टेक्स्ट इज डिस्क्राइब एट इतिहास, जो पहले संस्कृत में टेक्स्ट को, ग्रंथों को किस रूप में जानते थे, एक इतिहास के रूप में। राइट अब क्वेश्चन उठता है नेक्स्ट, जो आपका इसी में ही, इसी चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बनता है, वो है ऑथर्स एंड डेट, लेखक एक या अनेक, और उनकी तिथियां, उनकी डेट्स क्या थी। अब बात आती है, हम जब महाभारत की बात, हमने वेरी स्टार्टिंग जब चैप्टर को शुरू किया था तो उसमें हमने बात की थी कि महाभारत को लिखने में लगभग 1000 वर्ष लगे, यानी 1000 के आसपास, उससे थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, कम भी, राइट। तो लगभग 1000 वर्ष लगे। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑथर जो उसको लिखने वाला होगा, उसकी एज 1000 साल तक की होगी? नो, मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है, 100 ईयर्स, 150 ईयर्स। पहले के समय में हम जैसे स्टोरीज पढ़ते हैं तो मान लेते हैं 200 ईयर्स, राइट, उससे ज़्यादा तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो जब एक व्यक्ति की एज इतनी हो ही नहीं सकती, तो महाभारत को 1000 साल तक लिखने के लिए एक व्यक्ति भी नहीं हो सकता। इसका मतलब जो महाभारत है उसके एट प्रेजेंट जो फॉर्म है उसमें काफ़ी सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, काफ़ी सारे लोगों का सहयोग है, राइट। अब महाभारत जब शुरू में, जो इसकी बेसिक, जो मूल जिसको हम बोलते हैं, जो बेसिक महाभारत थी, ये जब शुरू में लिखी गई थी तो इसमें केवल कितने श्लोक थे, ओनली 10,000, जो हमने वेरी स्टार्टिंग चैप्टर में बात की थी। हो सकता है कुछ बच्चों को वहाँ पर शायद कंफ्यूजन भी होगा, क्योंकि आपकी टेक्स्ट में, बुक में या कई जगह पर ये 1 लाख भी लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है, वो कंसेप्ट अब आपका यहाँ क्लियर होगा। स्टार्टिंग में जो बेसिक थी उसमें कितने श्लोक थे, कितने वर्सेस थे, ओनली 10,000। बाद में जब इसमें हमने अभी बात की कि एक व्यक्ति तो लिख ही नहीं सकता, इसका मतलब उसको किसी दूसरे ने उसमें और एडिशन किया, तीसरे ने और एडिशन किया। जैसे कि बेसिक जो थी वो संस्कृत में लिखी हुई थी, उसके बाद हमने इसमें एक और एडिशन आया, जो किसने किया था, वेद व्यास ने, राइट, वेद व्यास,
इन्होंने इसको इसमें थोड़ा सा एडिशन किया, यानी इनके जो विचार थे, इनकी जो श्लोक थे वो भी महाभारत में ऐड हो गए। तो अब पहले जो बेसिक महाभारत थी उसमें कुछ और प्लस हो गया। उसके अलावा हमने बात की थी सुथांकर की, वीडी सुथांकर, उन्होंने भी क्या किया था, इसका क्रिटिकल कंपोजिशन किया, राइट। अब जब उन्होंने क्रिटिकल कंपोजिशन किया इसका मतलब इसमें फिर कुछ ना कुछ ऐड हुआ या कुछ नया आया। आफ्टर दैट इसमें फिर से और इसमें जो थे, फिर हमने इसमें ये भी पढ़ा कि महाभारत में मनुस्मृति का भी कुछ पोर्शन जोड़ा गया है। पूरे लेक्चर में, पूरे चैप्टर में हमने मनुस्मृति को बार बार डिस्कस किया। इसका मतलब अब जब मनुस्मृति भी ऐड हो गई तो इसमें थोड़ा और ऐड हो गया। दैट इज वाई एट प्रेजेंट जो है, जो हमारा ये सारी चीज़ें उसमें ऐड होती चली गई। और अब जो क्या माना जाता है कि इसके कितने वर्सेस हैं, कितने इसमें श्लोक हैं, अराउंड 1 लाख, राइट। तो इन्हीं के बेस पर ही कहा जाता है कि इसमें 1 लाख वर्सेस है, 1 लाख श्लोक है, राइट, क्लियर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ये बेसिक जो महाभारत थी वो अलग थी, उसके बाद उसमें धीरे धीरे और चीज़ें जुड़ती गई, उसमें जो था डायडेक्टिव पोर्शन जो है वो इसमें ऐड होता गया, राइट। तो इन सबको मिलाकर ये माना जाता है एट प्रेजेंट सोर्स, जो एट प्रेजेंट हमारे पास अवेलेबल महाभारत है उसमें लगभग 1000 ईयर्स लगी है, क्लियर। अब नेक्स्ट जो है दैट इज, अब यही बात हमने यहाँ पर की है कि अब ये इस पर भी आपका एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या महाभारत लिखने में 1000 ईयर्स लगे? इज इट ट्रू और फॉल्स? एक्सप्लेन इट। या क्या महाभारत को लिखना जो था किसी एक लेखक ने लिखा या एक से ज़्यादा लेखकों का योगदान है, इसमें कंट्रीब्यूशन है? इन एनी वे क्वेश्चन कैन कम। तो यू हैव टू राइट दिस कि एक्चुअल में जो स्टोरी ये माना जाता है, जो बेसिक स्टोरी थी, जो बेसिक महाभारत है, उसको लिखने वाले कौन थे? देवर चाइल्डर बैरड्स, यानी कि भाट सारथी, महाभारत के समय जो सारथी हुआ करते थे। उनको किस नाम से जाना जाता है? दे आर नोन एज सुता, सुत के नाम से उन्हें बुलाया जाता था। इसके बाद जो दूसरा फेज आया, दोबारा जब इसमें एडिशन हुआ, जैसे अभी हमने यहाँ बात की, वेद व्यास ने किया, सुथांकर ने किया, फिर मनुस्मृति के कुछ अंश इसमें ऐड हो गए। तो सेकंड फेज जो इसका था कॉम्पोजिशन का, दैट वाज बिटवीन 200 BCE से लेकर 200 CE तक, सेंचुरी तक, ये पीरियड जो है फिर से इसमें एडिशन का माना जाता है, कॉम्पोजिशन का। आफ्टर दैट जब मनुस्मृति कब ऐड की गई इसमें, ये माना जाता है कि मनुस्मृति के कुछ पोर्शन को इसमें ऐड किया गया बिटवीन 200 से 400 सेंचुरी के बीच में। इन सब से आपका 1 मार्क क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स आया हुआ है, मीन्स आगे भी आ सकता है। देन आज जो अवेलेबल है हमारे पास वो महाभारत क्या है? वर्ड्स इन लीडिंग लैंग्वेज, वर्ड की बहुत सारी लैंग्वेजेस में ये ट्रांसलेट हो चुकी है। इज इट क्लियर? सो ये सारा जितना भी हमने किया है, दिस इज अबाउट द कंप्लीट चैप्टर। कौन सा चैप्टर था ये हमारा? रिगार्डिंग किनशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटीज, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। ये दिस इज कंप्लीट। अब इस चैप्टर को हमने एक ही लेक्चर में कंप्लीट किस लिए किया है? बिकॉज वी आर हैविंग द लेस टाइम। सो अगर मैं इसके अलग अलग पार्ट्स में करूँगी, इट विल टेक मोर टाइम, और इतना समय शायद हमारे पास नहीं है। दैट इज़ वाई हर चैप्टर को मैं एक कंप्लीट सिंगल जो लेक्चर है उसमें आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।